आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ इस नए कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मोदी सरकार ने 9 साल में क्या कुछ उपलब्धि हासिल करी और इसी के साथ विपक्षी एकजुटता का 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा। इसी पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में राज्य मंत्री रामदास अठावले साहब। रामदास अठावले जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। बोलिए, नमस्कार। बोलिए। अठावले साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि रिपब्लिकन ऑफ पार्टी इंडिया जो है आपकी, ये 2024 में किसके साथ है? अरे हम तो जिसके साथ है उनके साथ रहेंगे। अभी हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है। रिपब्लिकन पार्टी इंडिया का एक पार्टनर है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में मैं राज्य मंत्री हूँ सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट का, और 2024 में मैं बीजेपी के साथ, इंडिया के साथ ही रहूँगा। रामदास अठावले जी, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस समय शरद पवार जी ने 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं, सुप्रिया सुले को 3 राज्यों का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और प्रफुल्ल पटेल को 5 राज्यों का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, और अजित पवार जी को कहीं न कहीं कुछ भी जिम्मेदारी नहीं दी है। तो क्या बीजेपी के साथ आने का उनको एक खामियाजा भुगतना पड़ा है? मुझे लगता है कि इसमें वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। शरद पवार जी एक सीनियर नेता है और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो क्या निर्णय लेना है, क्या किसको पद देना है, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो जिस तरह सुप्रिया सुले जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लगातार 3-4 बार वो मतलब 4-5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो रही है। प्रफुल्ल पटेल जी भी उनके सीनियर नेता है, और अजित पवार जी पर मतलब अजित पवार जी यहाँ स्टेट में काम करते हैं। किसको क्या करना है वो उनकी जिम्मेदारी है, मतलब किसको क्या पद देना है। तो अजित पवार जी राज्य की राजनीति में इंटरेस्टेड है, तो शायद उनको राज्य की जिम्मेदारी अपोजिशन लीडर उनके पास है। लेकिन उनका भी विचार करना चाहिए था, लेकिन वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। रामदास अठावले जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे जी की क्या भूमिका आप देखते हैं? हाँ, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ ही रहेंगे। अभी तो वो महाविकास आघाड़ी उन लोगों ने स्थापित की है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी कहाँ भी रहे। लेकिन वो उनके महाविकास आघाड़ी के साथ उन्होंने गठबंधन करके मुख्यमंत्री बन गए थे। तो उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस एनसीपी के साथ ही रहेंगे। अठावले साहब, एक और सवाल है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ। केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। तो ये प्रदर्शन अध्यादेश के खिलाफ है या जो केजरीवाल जी ने शीश महल खड़ा किया है उसके जो इमेजेस जो बने हुए हैं उसको डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं? मतलब जो अध्यादेश निकला है, तो अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल जी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने जो मकान बनाया था, उस मकान में कई करोड़ रुपए खर्चा हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस इश्यू को लोगों के सामने लाया है, और इसीलिए केजरीवाल जी मतलब उस अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो ठीक बात है, वो आंदोलन करते रहे, लेकिन अध्यादेश तो निकला है और केजरीवाल को जो करना है वो करे। लेकिन अध्यादेश के खिलाफ वो विपक्षी जो एकजुटता है उनको कहीं तो साथ में लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसका कुछ खतरा आप देखते हैं बीजेपी और एनडीए के लिए, गठबंधन के लिए? मुझे लगता है कि हमें कोई खतरा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इतने स्ट्रांग है। ये एक इलेक्शन कर्नाटक का हम हार गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2024 का चुनाव जो है, इस चुनाव में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है 9 सालों में, और जब इलेक्शन होगा तो 10 साल पूरे हो गए। तो 10 साल में जो हमने काम किया है वो लोगों के सामने हम रख रहे हैं। आम आदमी हो, मिडिल क्लास आदमी हो, बिजनेसमैन भी हो, सबको समान मौका देने का काम मोदी सरकार कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी है। जब बीच में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में नरेंद्र मोदी जी को सभी देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी जी को 75% मार्क मिले। मतलब उनको जो सर्वे था, उस सर्वे में उनको 75% लोगों ने पसंदी दी, और नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नंबर 1 के लीडर है।
जी G20 का भी जो सम्मान है भारत को मिला है, भारत को G20 की जो प्रेसिडेंसी है भारत को मिली है, उसका भी कारण ये है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े स्ट्रांग लीडर है। तो 2024 में हमें कोई चिंता नहीं है, हम 300 सवा 300 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। लास्ट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थी जी और अभी भी हमें 325 से लेकर 350 तक हम सीटें जीत सकते हैं बीजेपी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जी। रामबाग अठावले जी, 25 जून को पटना में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सारे विपक्षी दल एकजुटता की एक बैठक होने जा रही है। हाँ, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो हम देखते हैं जो उनकी मीटिंग हो रही है, उनको हमारी बधाई है। वो सब लोग एक साथ आए, मतलब एक बाजू में नरेंद्र मोदी जी, दूसरे बाजू में 50 नेता एक साथ आ रहे हैं, उसको उसकी हमें कोई चिंता बिल्कुल नहीं है। वो एक साथ आए, नीतीश कुमार जी भी हमारे साथ थे, बीजेपी के साथ रहे, फिर पहले आरजेडी के साथ रहे, आरजेडी को धोखा देकर फिर बीजेपी के पास आ गए, बीजेपी को धोखा देकर फिर आरजेडी के पास चले गए हैं। तो नीतीश कुमार जी को क्या करना है उनका अधिकार है, तो सब ये नेता लोग एक साथ आ रहे हैं, इसका हमें मोदी जी को सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जनता देख रही है कि मोदी जी को अकेले को हराने के लिए ये इतने गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसीलिए जनता हमारे साथ रहेगी और 2024 में ही नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। रामबाग अठावले जी, आप कांग्रेस के साथ भी आपका एक लंबा अनुभव रहा है और बीजेपी के साथ आप साझा सरकार में भी हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं? मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत कोई इम्पैक्ट नहीं है। राहुल गांधी जी एक गांधी फैमिली के है और इसीलिए जब उनकी यात्रा चल रही थी तो कुछ लोग राहुल गांधी अपने गांव में आ गए जा रहे, इसी लोग देखने के लिए आते थे, उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्स ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका अगर वोटों पर इतना कोई इफेक्ट होगा ऐसा हमको लगता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने तो भारत यात्रा की है और भी शायद भारत यात्रा करेगी, तो उस भारत यात्रा का कोई हमारे ऊपर मोदी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। आपने कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चलाई है और बीजेपी की जो सरकार है उसमें आप साझा सरकार में हिस्सेदार है, किसका नेतृत्व आपको अच्छा लगा कंपेयर में दोनों की, अगर हम बात करें? कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मुझे स्ट्रांग लगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सोच कर काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी विकास के लिए काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी मतलब इतने देश के विकास के बारे में हर मुद्दे पर सोचते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, योगा के बारे में सोचते हैं, रोड कैसे अच्छे उसके बारे में सोचते हैं, आम आदमी को जो जो कैसा न्याय देना है उसके बारे में तो सोचते हैं, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, किसान के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, दलित आदिवासी के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, वैसी बहुत सारी योजनाओं जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है और इसीलिए मुझे नरेंद्र मोदी जी बहुत ही स्ट्रांग प्रधानमंत्री लगते हैं। जी। रामदास अठावले जी, बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए मोदी सरकार के, केंद्र सरकार के, चलो। तो ऐसे में 9 साल में क्या कुछ उपलब्धि रही आपके हिसाब से? ठीक है, बहुत सारी उपलब्धियां है, जिस तरह हमने कोरोना के कार्यकाल में इतना बड़ा काम किया है, वैक्सीन जैसा जो हमारा वैक्सीन था वो अमेरिका जैसे बड़े देश को भी हमने दे दिया है, दुनिया के कई देशों को वैक्सीन देकर हमने मतलब बहुत लोगों की, लाखों लोगों की जान बचाई है। दूसरा, भारत के लोगों को फ्री में वैक्सीन जो है ये देकर भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। तीसरा, जो 80 करोड़ लोगों को लगातार 3.5 साल से फ्री अनाज देने का काम हो रहा है, उसमें हजारों करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं, तो आम आदमी को जीने का अधिकार है और इसीलिए कोरोना के कार्यकाल में जब लॉकडाउन हुआ था सबसे मतलब ये योजना शुरू हुई थी, लगातार अभी तक योजना तो चल रही है, तो वही भी मतलब एक बहुत बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दूसरा जो है नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में नेशनल हाईवे बहुत बड़े ताकतवर बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन के रोड बन रहे हैं, नए नए रोड की संकल्पना हमारी सरकार की गडकरी जी की है,
और अलग अलग नए नए रोड बन रहे हैं। जैसे समृद्धि मार्ग जो ये बना, अभी दिल्ली से मुंबई तक का एक बहुत बड़ा जो अच्छा रोड है, 6 लेन वाला, 8 लेन वाला, 6 लेन वाला वो बन रहा है। कई नए नए रोड भी बन रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने 9 सालों में किया है। चलो चलो भी चलो। सर आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र में जो हिंसा हुई, कोल्हापुर में हुई, उसके बाद जलगांव में हुई और रिसेंटली अभी नई मुंबई में हम देख रहे हैं, तो इसमें जो औरंगजेब का जो नाम निकल के आ रहा है, ये शायद सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है या इसमें कोई पाकिस्तानी एंगल भी आप देखते हैं? ये मुझे लगता है कि जिस औरंगजेब का नाम आगे लाकर जो दंगा फसाद या कोई वातावरण बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, कोल्हापुर में सदर बाजार में रहने वाले एक मुस्लिम लड़के ने औरंगजेब के बारे में पोस्ट दी और उससे मतलब उन्होंने ऐसी पोस्ट दी कि वहाँ सभी हिंदू समाज के लोग रास्ते में आ गए और इसीलिए लेकिन एक बात अच्छी है कि कोल्हापुर बंद का ऐलान किया था और लोगों ने अपना असंतोष व्यक्त किया है। पुलिस और उनमें संघर्ष हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिमों में बिल्कुल कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ है। तो ये बात बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि औरंगजेब का उदो करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। औरंगजेब का नाम लेने से औरंगजेब क्या इस मट्टी का नहीं है। औरंगजेब बाहर से आए थे और उनका नाता मुस्लिम कम्युनिटी ने उनके साथ जोड़ना अच्छी बात नहीं है। हिंदू समाज को भड़काने की कोई बातें मुस्लिम समाज के लड़कों ने नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई न कोई तो राज हो सकता है और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, ऐसा मेरा डाउट है। और इसीलिए इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो लोग दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।